हेलो, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10 साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और इसमें आप पढ़ेंगे, इसको आप देख के जाएंगे तो परीक्षा में आपके 100% आने वाले हैं। एक बार जरूर इसको समझिए और देख लीजिए, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और 100% आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। आप जानते होंगे रासायनिक अभिक्रिया संयोजन वियोजन होता है, पर यहाँ पर ए एक्स प्लस बी आपने पढ़ा नहीं होगा। पर आज देखिए ए एक्स प्लस बी ये एक समान समीकरण का सूत्र है, समान समीकरण है, बेसिक फॉर्मूला है ये आप देख लीजिए। यहां पर ए एक्स प्लस बी यहां पर यौगिक के रूप में और यहां पर स्वतंत्र बी है। तो इस तरह से जब अभिक्रिया आपको मिलेगी तो आप देखिएगा यहां पर निर्माण क्या होगा, इसका निर्माण होगा ए बी प्लस एक्स। तो निर्माण जब ए बी प्लस एक्स होगा तो आप देख लीजिए एक्सचेंज किया है तो यहां पर विस्थापन अभिक्रिया होगा, इसका आंसर विस्थापन अभिक्रिया होगा। दूसरा, पटाखों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग होता है। आप पटाखे को देखते हुए जलाते हैं, उसमें रंग बिरंगे बहुत सारे कलर भी दिखाई देते हैं, ये कलर भी आ सकता है। कभी कभी आते हैं कि पटाखों में जो विभिन्न रंग का रंग जो होता है जलने के बाद रंग दिखाई देता है, वो किसके कारण, वो सब मैग्नीशियम के कारण होता है। तो इसके पटाखों के निर्माण में मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखिए। वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। इसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ये 100% परीक्षा में आने वाले हैं। इसके जस्ट उल्टा भी आते हैं, वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वहां पर उसका आंसर अपचयन होगा। अपचयन अभिक्रिया ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उपचयन और अपचयन। आगे हम लोग देख रहे हैं उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। इनमें से आपको ऑप्शन में रहेगा कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, आपको अपना दिमाग लगाना है। उपचयन में होता क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि। यहाँ देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन है या कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हुई है। यहाँ पर कॉपर के साथ ये अपचयन हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होना, यहाँ पर उपचयन हुआ है। अर्थात ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एरो किया हुआ है। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड गया है, जल गया है, तभी ये उपचयन। यहाँ पर ये इसका आंसर आपको मिल गया। चिप्स की थैली में काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये हर साल पूछने वाला क्वेश्चन है, 100% काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये मिस मत करिएगा। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो चिप्स की थैली में दोस्त हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस तेल वसा के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए मैं छठा क्वेश्चन इस प्रकार लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप जानते हैं कि संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो भाई संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट है। अम्ल आप बहुत सारे क्वेश्चन अम्ल से मिलेंगे आपको। चिट्ठी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चिट्ठी के डंक में आपका कौन सा अम्ल, किसी भी प्रकार का डंक, चिट्ठी का या बिच्छू का या नेटल का, ये डंक के नाम पर कोई भी क्वेश्चन आया है आपको, अगर आएगा तो आपका सबका आंसर ये ही होगा, वो है मेथिलोइक अम्ल, अर्थात उसे फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल का मतलब क्या है, फॉर्मिक, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है भाई, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट 100% आने वाला है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, HCOOH, सामान्य अर्थ में इसको आप याद रख लीजिएगा। फॉर्मिक अम्ल का लार का पीएच मान क्या होता है, लार का आपके मुंह का पीएच मान, जो मुंह का पीएच मान होता है 5.6, आप जानते हैं इसके कारण ही दंत क्षय होता है। दंत क्षय होना जब मुंह का पीएच मान 5.6 से कम होने लगता है, ये लार का पीएच मान है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, काफी इंपॉर्टेंट
ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है। यदि कोई विलियन का पीएच मान 10 तो वह विलियन होगा, वह विलियन क्या होगा, वह विलियन क्षारीय होगा। क्योंकि आपको पता है 7 से कम अम्लीय विलियन का उदाहरण है, 7 से ज्यादा क्षारीय। तो यहाँ पर 10 है अर्थात इसका आंसर क्षारीय होगा। अगर 7 आया तो उदासीन विलियन का उदाहरण है। अब 10वां क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बता रहा है, देखिए आप, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। देखो बाबू, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है या अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ये क्वेश्चन एकदम आने वाला है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। याद रख लीजिए, अगर आप धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय बोल रहे हैं तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी। ये याद रखिएगा, एकदम 100% दोनों में से कोई आएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, आप इसको एकदम याद कर लीजिए। धातु, क्वेश्चन नंबर 12, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस का निर्माण करते हैं, तो इसका आंसर आप जानते होंगे। कोई धातु, एक धातु हमने लिया, कोई अम्ल, कोई हमने अम्ल लिया, और इससे अभिक्रिया कराने पर हमने पाया कि NaCl प्लस H2, तो कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो किस गैस का निर्माण हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस का, H2 गैस का, यह H2 गैस का निर्माण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन एक प्रबल अम्ल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए। इनमें से कौन एक प्रबल है, प्रबल हम आपको बताए हैं। प्रबलता की जानकारी के लिए आपको पीएच स्केल पर जाना पड़ेगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसका पीएच मान 1 होता है। आप सबसे प्रबल अम्ल H2SO4 CH3COOH और इनमें से सभी, तो देख लीजिए, ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल है, ये भी दुर्बल है, तो ये और ये दुर्बल होने के कारण इनमें से चौथा ऑप्शन होगा नहीं, अर्थात यहाँ पर सही आंसर है HCl। ये भी याद रखिएगा, प्रबल अम्ल कौन है, ये भी आपको आज आएगा। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप जानते हैं धातु ठोस होने चाहिए, लेकिन एक ऐसे धातु आपको मिल रहे हैं यहाँ, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है पारा, मरकरी, जिसको आप Hg से दिखाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मरकरी। मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अभी ये क्वेश्चन था वह धातु, अब वही क्वेश्चन दूसरा, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ से और सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। धातु और धातु से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वह धातु जो कमरे के ताप पर ठोस होता है तो आपको गड़बड़ाने के लिए दिया जाएगा, पर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस ही होती है, तो आप मान लीजिएगा कोई भी धातु को मान सकते हैं। वह धातु जो काफी चमकीला होता है, तो सबसे ज्यादा चमकीला का गुण धातु में वो सोना में होता है, सबसे अधिक तैल सोना होता है, सबसे अधिक आघातवर्ध एल्युमिनियम होता है, सबसे अभिक्रिया वाला धातु वो पोटेशियम होता है, सबसे कम गोल्ड होता है। ये सभी वहां से आपको मिल जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, याद रखिएगा, उसे हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्वेश्चन है आगे 17 नंबर का, मिथेनॉल में प्रकारात्मक समूह है। आप जानते हैं प्रकारात्मक समूह पहचानने के लिए आप यौगिक के लास्ट में ध्यान दीजिए, मिथेनॉल यहाँ पर अनुलग्नक है ऑन कीटोन समूह का होता है, तो ये किस प्रकारात्मक समूह का सदस्य है? तो ये कीटोन का है, याद रखिएगा कीटोन। अगर नॉल यानी ऑल लगा रहे अल्कोहल, अगर ऑल रहेगा तो अल्कोहल,
ऑल में अल्कोहल, याद रखिएगा। नॉन में कीटोन, ओइक अम्ल में कार्बोक्सिलिक, ओइक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बाकी आगे पेंटेन के जितने समवाय होते हैं, समवायता को पढ़े होंगे। समवायता का क्या कहते हैं, समवायता किसे कहते हैं थोड़ा समझिए। वैसे हाइड्रोकार्बन वैसे कार्बन यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो अनुसूत्र है वो समान परंतु संरचना भिन्न भिन्न होता है, उसे समवायता कहा जाता है। यहाँ पर पेंटेन के कितने समवायता हो सकते हैं उसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसका आंसर है तीन समवायता होते हैं। आइसो, नियो, नॉर्मल। नॉर्मल पेंटेन, आइसो और नियो तीन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया है? आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो मिस्टर हेनरी मोजले, ये मोजले साहब ने बनाया है, हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया है? तो इसका आंसर मिलेगा हेनरी मोजले। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? अभी तक टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या है वो है 114। टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या 114 है, हेनरी मोजले के द्वारा बनाया गया है। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है आपको पढ़ने के लिए। बंद कर दें सर। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आपको कुछ ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं उस अनुसार आप थोड़ा सा अगर आप देख के जाएंगे तो काफी एग्जाम में मददगार होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सालों से पूछता आ रहा है। कई सालों से जेक पैटर्न, जो जेक बोर्ड का पैटर्न है, वो कई बार पूछ चुका है और इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देखेंगे, एक बार आप कॉपी में देख करके उतारिएगा तो काफी मददगार होगी एग्जाम के लिए। जब कोई बीम दोस्त, यहाँ पर बीम क्या है? बीम वस्तु को कहा जाता है, ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। किसी अवतल दर्पण के, जब कोई बीम को किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है। परे, देखो बाबू, परे का अर्थ होता है दूर। वक्रता केंद्र का अर्थ होता है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, जो सी से दर्शाया था, सी से परे रखा जाता है, उससे दूर रखा जाता है, तो उसका किरण आरेख बनाना है। चलिए हम किरण आरेख बनाते हैं। किरण आरेख बनाते समय बहुत ही केयरफुली बनाना है बाबू। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 3 नंबर में से देखने को मिलेगा। इसका अगर आप बना लेंगे सही से तो आपको 3 नंबर पक्का आने वाले हैं। देखिए, कोई एक अवतल दर्पण छापने के लिए आप अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का जरूर प्रयोग करेंगे। उसमें सारे आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे जो कि छापने के लिए मददगार होगा। हाथ से हम डायरेक्टली छाप रहे हैं, पर आप हाथ से भी छापिए। यहाँ पर देखिए, एक दर्पण छाप रहे हैं हम। इसके इस भाग को हम नजदीक कलराइज कर रहे हैं और इस दर्पण का नाम लिख दे रहे हैं हम M. ध्यान रहे कि दर्पण के जितने सरफेस हैं, पूरी सतह, उसके मध्य में एक मुख्य अक्ष रेखा गुजरता है। ये पूरे दर्पण के मध्य बीच में, ध्यान रहे, बीचों बीच एक रेखा आप ले लीजिए और इस रेखा के जहां से आप शुरू करेंगे उसे आप P, जिसको पॉल कहते हैं, वो दर्शाना है। उसके बाद यहां से एक निश्चित दूरी आप अपने पेज के अनुसार, यहां से एक निश्चित दूरी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर आप एक निश्चित दूरी पर एक पॉइंट अंकित करेंगे जिसको मुख्य फोकस F बोलते हैं। फोकस से जितनी दूरी P और F की होगी उतना ही दूरी पर एक अन्य बिंदु आपको C अंकित करना है। यह ध्यान रखना है कि P और F, यदि सपोज तक यहां से आपने 5 सेंटीमीटर लिया तो P से C तक टोटल 10 सेंटीमीटर होने हैं। यह ध्यान रखना है और बिना नापे आप नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखिए, यहां पर आपको क्या कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है वक्रता केंद्र से परे।
आप वक्रता केंद्र से परे कहीं भी रख सकते हैं, इस लाइन और इसके बीच कहीं भी। हमने एक बिंदु लिया यहाँ और एक ये भी साइज का वस्तु को, बीम को हमने इस लाइन पर रख दिया। आप रखने के बाद स्ट्रेट रखना है, ये ध्यान रहे, स्ट्रेट। और यहां से इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है जो कि दर्पण के सतह पर टकराएगी। देखो बाबू, दर्पण के सतह पर टकराने के बाद ये पैरेलल जाना चाहिए मुख्य अक्ष का। टकराने के बाद परावर्तन होने के पश्चात वो एफ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, एफ से। दूसरी कंडीशन इसका ये है। दूसरी कंडीशन में आप देखिए, ये कॉर्नर और सी को आप इस बिंदु से मिलाइए, मिलाइए। मिलने के पश्चात देखिए इंटरसेक्ट बिंदु जहां पर ये कट रहा है, आपको दिखेगा ये कट रहा है। कहां पर कट रहा है? एक बिंदु पर कट रहा है, इस जगह पर। वो बिंदु कहां दिखने को मिला? वो सी और एफ के बीच है। तो आप ए और बी साइज का नाम है, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश लिख देंगे। और कहां बन रहा है, इसका स्थिति प्रकृति को सब देख करके लिखना है। तो देखो स्थिति जहां पर बन रहा है वही स्थिति है बाबू, ये सी और एफ के बीच बन रही है, सी तथा एफ के बीच। साइज की बात करें तो साइज छोटा होता है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति में वास्तविक है, लाइन के नीचे सारा वास्तविक होता है। आप याद रखिएगा, वास्तविक एवं उल्टा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है वो उल्टा होती है। इस प्रकार ये डायग्राम आपका तैयार हो गया है।